गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पूजा हेयर। आज का हमारा टॉपिक है एडिशनल प्रोसिक्यूशन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अभी एक रीसेंट जजमेंट आया जिसके कारण ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, आज जो हम करेंगे कि क्या है केस में और क्या जानना ज़रूरी है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली इस वीडियो में हम दो केसेस डील करेंगे एक साथ, तो जो रेलेवेंसी है वो क्यों है आइए देखते हैं। सबसे पहले केस का नाम जान लीजिए। साइटेशन देवेंद्र कुमार पाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स 2024। ये इसी वीक का जजमेंट है। ठीक है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसको रीड विद करना है सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के साथ। क्यों रीड विद करना है? क्योंकि देवेंद्र कुमार पाल ने जो ऑब्जर्व किया है वही चीज़ ऑब्जर्व की है जो कि सुखपाल सिंह खेरा में ऑलरेडी हेल्ड कर दिया था कोर्ट ने। तो देखिए हुआ क्या, मामला क्या है। सबसे पहले आप टर्म समझिए कि एडिशनल प्रोसिक्यूशन होता क्या है। एडिशनल प्रोसिक्यूशन मीन्स कि ट्रायल चल रही है, सपोज कीजिए ट्रायल चल रही है ए के अगेंस्ट, मतलब ऑफेंस किया है ए ने और बी ने। ड्यूरिंग द ट्रायल, मतलब यहाँ पे एविडेंसेस लिए जा रहे हैं। ड्यूरिंग द ट्रायल कोर्ट को पता चलता है, या ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोर्ट को ये पता चलता है कि इनके साथ सी भी इन्वॉल्व था। ठीक है, तो इसको भी मतलब एविडेंसेस के थ्रू या फिर सर्कमस्टांसेस से ये शो हो रहा है कि वहाँ पे 3 लोग थे, विटनेसेस ने बताया है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर कोर्ट को सी को भी ऐड करना होता है। तो वो किस स्टेज पे ऐड किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये पावर 319 CRPC एज ऑफ नाउ BNSS 358 में दी गई है। तो समझिए कि इसमें होता क्या है। ट्रायल चल रही है, हमको लगता है बाय द एविडेंसेस कि ये पर्सन भी इसमें ऐड होना चाहिए, तो ट्रायल कोर्ट इनको सम्मन सेंड करेगी और बोलेगी कि आप आ जाओ, आपको भी ट्राई किया जाएगा। अब ये इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि जो सी को ऐड करना है, क्या किस स्टेज पे किया जा सकता है। क्या जब जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया गया है उसके बाद भी सी को यहाँ पर ऐड किया जा सकता है इस स्टेज पर। तो यही इस केस में हेल्ड करना था, यही इस चीज़ में आगे देखना था। ठीक है, तो अब एक बार है ना सिचुएशन को समझिए। सपोज कीजिए ये ट्रायल चला ए एंड बी के अगेंस्ट, ए एंड बी के अगेंस्ट। ठीक है, अब होता क्या है, ड्यूरिंग द ट्रायल हमको लगता है सी बी ऐड होना चाहिए। अब जजमेंट जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वहाँ पर 2 केस होंगे, या तो आपने पर्सन को एक्विट किया होगा या फिर आपने पर्सन को कन्विक्ट किया होगा, राइट। ठीक है, तो अगर कन्विक्शन के केस में कब ऐड होगा और एक्विटल के केस में कब ऐड होगा, यही हमारा मेन इशू है जो इस केस में डिसाइड किया गया। समझ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक पर्सन को यहाँ पर क्या हुआ था, सम्मन किया गया था कब, मर्डर ट्रायल में, आफ्टर द ट्रायल ऑफ ओरिजिनल अक्यूज पर्सन हैड ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड। जब ओरिजिनल जैसे ए और बी के बीच जो ट्रायल चल रहा था ये यहाँ पे पूरा कंक्लूड हो गया, इसके बाद 319 को एक्सरसाइज करके सी को ऐड किया गया। तो क्या ये जो इसको सम्मन भेजना हुआ, क्या ये वैलिड है या ये प्राइमा फेसिया रॉन्ग है, यही इस केस के मेन फैक्ट्स थे, फैक्ट एंड इशू थे। ठीक है, जो हमें डिसाइड करने हैं। 319 CRPC ग्रांट करता है ट्रायल कोर्ट को ये पावर कि वो चाहे तो अक्यूज जो कि अभी बना नहीं था, जिसने ट्रायल फेस नहीं कर रहा था, ड्यूरिंग द ट्रायल एविडेंसेस के थ्रू हमें पता चले कि वो ऑफेंस में इन्वॉल्व था तो उसको ऐड कर ले। ठीक है, ये वाली पावर 319 में दी गई है। तो अब ये केस गया जस्टिस BR गवई, जो जस्टिस BR गवई एंड के विश्वनाथन के सामने। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद के जो ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर दिया और बोला कि जो समनिंग ऑफ अपीलेंट हुआ है वो नॉट अकॉर्डेंस विद द लॉ हुआ है, क्योंकि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुखपाल सिंह खेरा में ऑलरेडी डिसाइड हो गई है। मैंने आपको बताया ना, देवेंद्र कुमार पाल बाद में आया है, पहले आ गया था सुखपाल सिंह खेरा केस। और ये 319 पे मेरी मानिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस है। ठीक है, ये 2 जजेस बेंच है, ये 5 जजेस बेंच का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस है।
इन्होंने इस केस में ऑलरेडी अपनी गाइडलाइंस इशू कर दी थी कि कब कन्विक्शन के केस में किसी पर्सन को ऐड करना और कब एक्विटल के केस में। तो इन्होंने बोला कि ये फॉलो अप होना चाहिए था देवेंद्र कुमार पॉल में, लेकिन वो नहीं हुआ था। तो उन्होंने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर दिया। आगे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ऑलरेडी कर दिया कि अगर केस कैसा भी हो, चाहे वो एक्विटल का हो या कन्विक्शन का हो, हाँ, उस केस में कब पार्टी को ऐड किया जा सकता है। ये जो प्रेजेंट केस है ये कब आया था, मार्च 2012 में, 2012 में 302 की ट्रायल चल रही थी एडिशनल सेशन जज के सामने, और वो ऑलरेडी कुछ पर्सन को उन्होंने कन्विक्ट किया था, कुछ को एक्विट किया था। उसके बाद समनिंग की थी किसकी, अदर अक्यूज की। तो जो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन ऑर्डर दिया था कि उसका फाउंड गिल्टी एंड एक्विट द रिमेनिंग अक्यूज, बाद में उन्होंने क्या किया, आफ्टर रिकॉर्डिंग द सेंटेंस ऑफ कन्विक्ट सेम डे को, मतलब सपोज कीजिए कोर्ट बैठी 9 to 12, ठीक है, मॉर्निंग में, यहाँ पर उन्होंने ऑर्डर दे दिया कन्विक्शन एक्विटल जो भी देना है दे दिया। उसके बाद लंच हो गया, लंच के बाद दोबारा कोर्ट बैठी, तो जब 3 बजे उन्होंने ऑर्डर दे दिया किस चीज़ का, समन कर दो सी को, तो हुआ ऑर्डर सेम डे को है। लेकिन आप समझिए कि पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कन्विक्शन हो गया, उसके बाद सेम डे को इवनिंग में या बाद में जब कोर्ट बैठी हो गई, क्योंकि लंच के बाद, या फिर आप सेम ब्रेथ में भी लगा लीजिए, तो पहले कन्विक्शन का ऑर्डर पास कर देने के बाद समनिंग का ऑर्डर दिया, ठीक है। तो होता क्या है कि इस कोर्ट, यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया कि नहीं, तो ये जो इनके एडवोकेट थे सुप्रीम, वो पहुंच गए कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बोला कि ये लीगली सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुखपाल सिंह खेरा को फॉलो अप नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ही सबमिटेड दैट समनिंग ऑर्डर वाज पास्ड इन द सेम ब्रेथ एज द ऑर्डर ऑफ सेंटेंस मेकिंग इट। जो प्रोसिक्यूशन विटनेस थे उन्होंने अपना ये दलील रखा, जो भी उन्होंने अपना पॉइंट रखा वो ये रखा कि सेम ब्रेथ में दिया गया है, मेकिंग लीगली सस्टेनेबल, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रुकिए, सुखपाल सिंह खेरा एंड स्टेट ऑफ पंजाब में ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि कब पर्सन को एडिशनल प्रोसिक्यूशन किस स्टेज पे कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द जजमेंट, the power under 319 of CRPC must be invoked before pronouncement of sentence in the case of conviction। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए आप क्या डिसाइड हुआ, कन्विक्शन का केस है, सेंटेंस से पहले 319 एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर ऑर्डर में एक्विटल है तो आपको करना पड़ेगा एक्सरसाइज बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ एक्विटल, ठीक है। यहाँ पर कब कि सेंटेंस, जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस हो रहा है उस केस में अगर कन्विक्ट हुआ है तो, मैंने बताया ना ट्रायल चलेगा, 2 ही चीज़ें निकल के आएगी, या तो एक्विटल होगा पार्टी का या कन्विक्शन होगा। अगर ये वाला केस है तो कब कि प्रोनाउंसमेंट ऑफ एक्विटल, हमने प्रोनाउंस किया ना ये आदमी एक्विट हो रहा है, इससे पहले ऐड कर लो। और कन्विक्शन है तो जिस समय सेंटेंस हियरिंग हो रही है उससे पहले ऐड कर लो। दोनों बातें क्लियर कर दी। तो बोला कि यहाँ पर जो समनिंग ऑर्डर हुआ है वो कब हुआ है, कन्विक्शन का ऑर्डर हो जाने के बाद, चाहे सेम डे को हुआ हो, ठीक है। तो ये अल्ट्रा वायरस हो गया पावर, ठीक है, ये नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेजेंट केस में जो अपील में दिया गया है, तो उन्होंने बोला चाहे सेम डे को फॉलो अप हुआ हो, ठीक है, सेकेंड हाफ में, बट ओनली आफ्टर द प्रोनाउंसिंग ऑफ सेंटेंस ट्रायल कोर्ट ऑर्डर द इशू ऑफ समनिंग। चाहे सेम डे को किया, लेकिन कब किया, जब ट्रायल कोर्ट ने अपना सेंटेंस प्रोनाउंस कर दिया उसके बाद समन इशू किया है, ठीक है। मैं आपको जितना हो सकता है सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आई नो लीगल लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, सारा वोकैब का खेल है। आप ये 2 पॉइंट तो याद कर लीजिए, ये आपको करना पड़ेगा एनी हाउ। कन्विक्शन के केस में प्रोनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, मैं आपको ना हाईलाइट कर देती हूँ, देखिए, हाँ देखिए, प्रोनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस कब, इन द केस ऑफ कन्विक्शन, ओके, गॉट इट। और एक्विटल के केस में कब करना है आपको,
बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ एक्विटल। ये चीज़, ये वाले पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन आपको एज इट इज एग्जाम में लिख दोगे, सुखपाल सिंह खेरा लिख दोगे, आपके 319 पे मार्क्स पूरे आने वाले हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। थोड़ा सा वोकैबुलरी का और थोड़ा सा इनका ध्यान रखिए, बस यही होता है एग्जाम्स, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुखपाल सिंह खेरा को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए ये जो किया गया है ये सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो सिंपल है, एज ऑफ नाउ आपको समझ में आ गया। और कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया जजमेंट को, ठीक है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको बोल दिया था कि हाँ ये ऑर्डर ठीक है, और बोला कि नहीं ये नहीं हो सकता है। आज अभी के लिए यही है। इन द लाइट ऑफ सुखपाल सिंह खेरा द कोर्ट हेल्ड सिंस द समनिंग ऑर्डर वाज पास्ड आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ सेंटेंस इट वाज नॉट सस्टेनेबल, ठीक है, मतलब सेट असाइड किया है, सिंपल बात है। एज ऑफ नाउ तो बस इतना ही है, ठीक है। तो देवेंद्र कुमार पॉल अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है इस, क्योंकि ये केस किसका फॉलो अप है, सुखपाल सिंह खेरा का। मेरे हिसाब से आपको एडिशनल प्रोसिक्यूशन का मतलब समझ में आ गया। कब कर सकते हैं, 319 की पावर को एक्सरसाइज, नंबर याद कर लीजिए, BNSS में अभी यह हो गया 319, ठीक है। और इसमें होता क्या है, एडिशनल मतलब अतिरिक्त, प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन। हम किसी और आदमी को भी प्रोसिक्यूट कर रहे हैं सेम केस में, जब हमें लगता है कि एविडेंस और है, ठीक है। और इस चीज़ में आपको देखना कॉन्टिन्यूशन ऑफ केस कब तक है, क्योंकि एक ही केस में करना है। अगर कंक्लूजन हो गया ट्रायल का तो इट मीन्स कि एंड हो गया ना केस का, अपील नहीं कंटिन्यूशन माना जाएगा इस पर्पस के लिए, फिलहाल इस सेक्शन के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा मामला समझ में आया। एडिशनल प्रोसिक्यूशन होता क्या है, लीडिंग केस सुखपाल सिंह खेरा 319 पे आया है, 358 BNSS, ठीक है। और सुखपाल सिंह खेरा में हेल्ड क्या हुआ, एक्विटल के केस में कब होगा, कन्विक्शन के केस में कब होगा, और इसको फॉलो अप करते हुए अभी रिसेंट जजमेंट देवेंद्र कुमार पॉल, दोनों पूछे जा सकते हैं। ये 2 जज बेंच था, वो 5 जज बेंच था, ठीक है। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, कंट्रोवर्सी वही थी सेम, बस उसको फॉलो अप किया गया है, और इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को इन्होंने सेट असाइड कर दिया है, सिंपल है। और अभी हमारा जो भी नया टॉपिक होगा मैं आपको बताऊंगी, और उसी के अकॉर्डिंग आप ऐसे चलिए। देखिए, लीगल करंट अफेयर या लीगल केसेस का ना अपने आप में बहुत रोल होता है। एक्चुअली जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे, वो सभी को आते होंगे। ये जो केसेस होते हैं रिसेंट, ये आपको एज दिलाते हैं, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। आपको क्या करना है, दिन का आप इसको, कौन कह रहा है आप इसको नॉर्मल स्पीड पे कीजिए, आप तो की स्पीड पे 2 बार सुनिए, आपको नाम याद हो जाएंगे, फैक्ट्स क्या थे वो याद हो जाएंगे। सिंपल मोटा मोटी स्टोरी अगर आप याद कर लेंगे ना, किसी भी केस को याद करने का, मेरे को भी याद नहीं होते, किसी भी केस को याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप उसको स्टोरी बना के याद कर लीजिए। तो आज के केस में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच।